अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग स्टडी करेंगे। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। किसी भी एक बॉडी पे स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स का अप्लाई होना क्या कहलाता है? टेंशन। लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बॉडी है, इस पे वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। टेंशन हमेशा अपोजिंग ऑफ वेट होती है। वेट अगर नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो टेंशन उसके अपोजिंग एक्ट करेगी। ठीक है, इसके तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है टेंशन इक्वल्स टू वेट। अगर कोई बॉडी एक रेस्ट में है, लाइक हमने एक पुली यहाँ पे कंसिडर करी और यहाँ पर दोनों का वेट बराबर था, मतलब इसका वेट भी फॉर एग्जांपल 1 kg था और ये वाली बॉडी है, इसका भी वेट कितना था? 1 kg। तो ऑब्वियसली दोनों बॉडीज एक ही जगह रहेंगी, ना ही ये बॉडी नीचे जा सकेगी ना ही ये नीचे जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेंशन वेट के बराबर है, मतलब जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उतनी ही टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, जब भी ये जगह स्टेबल है। तो ये तो पहले केस की एग्जांपल हो गई कि टेंशन इक्वल्स टू वेट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि टेंशन वेट के बराबर है। इफ़ अ बॉडी एक्सेलरेट्स अपवर्ड, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, लाइक इस केस में आप देख सकते हैं ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेट कम है एज कम्पेयर टू दिस बॉडी, जब भी तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। और जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो टेंशन ज़्यादा है, जब भी टेंशन एक ड्रैगिंग फोर्स है जो कि इसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि टेंशन ज़्यादा है वेट के मुकाबले में, जब भी वो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। थर्ड केस में आप देख सकते हैं इफ़ अ बॉडी एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो इसका मतलब ये है कि टेंशन लेस देन वेट है। इस केस में आप देखें इसका वेट ज़्यादा था, इस केस में देखें वेट ज़्यादा है जब भी तो वो उसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है, और टेंशन कम है। अगर टेंशन ज़्यादा होती तो टेंशन ऊपर की तरफ खींच लेती इसको। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड एंड टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, सॉरी वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। इसके दो केसेस होते हैं, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग के दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। पहले वाले केस के अंदर आपके पास दोनों बॉडी वर्टिकल सरफेस पे होंगी। वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे। इसमें क्या है, दोनों बॉडीज आपके पास वर्टिकली हैंग हुई हुई हैं। केस टू में आपके पास क्या होगा, एक बॉडी वर्टिकल सरफेस पे होगी और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगी। मतलब कुछ इस तरह होगी, ये आपके पास पुली होगी, एक बॉडी वर्टिकल सरफेस पे होगी और दूसरी किसी आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी होगी। लेकिन अभी हम पहले वाला केस स्टडी कर रहे हैं। केस वन हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ बॉडी ए। अभी हम इसमें मोशन ऑफ बॉडी ए स्टडी कर रहे हैं। बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटी चाह रही है कि इसको नीचे की तरफ ले जाए, और टेंशन यहाँ पे लेकिन क्या 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 चाह रही है, टेंशन चाह रही है कि मैं इसको ऊपर की तरफ खींच लूँ। आपने यहाँ पे लिखा कि W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। बॉडी ए के केस में वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेंशन, जब भी वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। W1 इज ग्रेटर देन T। अब अगर हम यहाँ पे देखें नेट फोर्स का फॉर्मूला इस केस में क्या बनेगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू W1 माइनस टी। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ ज़्यादा होती है उसमें से हम कम वाली चीज़ को सेपरेट करवाते हैं नेट फोर्स के सिनेरियो में। यहाँ पे वेट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू टेंशन, इसलिए आपने W1 में से T को माइनस करवा दिया। वैसे नेट फोर्स का हर पर्टिकुलर केस में एक डिफरेंट फार्मूला होता है। इस केस में हमारे पास वेट ज़्यादा था, बज़ाहिर फिजिकली भी दिख रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, W1 माइनस टी। फोर्स को यहाँ पे हमने F1 से डिनोट किया। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। आपने यहाँ पे लिख दिया W1 की जगह पे m1g। ग्रेविटी क्योंकि कांस्टेंट है 9.8, तो हमने यहाँ पे g1 नहीं लिखा, सिर्फ हमने W1 की जगह लिख दिया m1g। माइनस का माइनस एज इट इज़ रहा, टी भी एज इट इज़ रहा। फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। एक्सीलरेशन भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमने फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया m1a। m1a1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि a कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आपके पास आपने इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब हम आ जाते हैं बॉडी बी के ऊपर। बॉडी बी के ऊपर भी आप देख सकते हैं दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी दो फोर्सेस, एक टेंशन है जो कि चाह रही है कि मैं उसको ऊपर की तरफ खींच लूँ,
और एक वेट है। वेट क्या चाह रहा है कि हम इसको नीचे की तरफ खींच लें। आपने यहाँ पे क्या लिखा कि फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन ऊपर की तरफ खींच रही है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर वेट चाह रहा है कि वो उसको नीचे की तरफ ले जाए। अच्छा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, हमारे पास टेंशन ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू वेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंशन ज़्यादा है, जभी तो वो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, और वेट कम है। अगर वेट ज़्यादा होता तो वो उसको नीचे की तरफ ले आता। तो आपने यहाँ पे लिखा T इज़ ग्रेटर देन W2। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? नेट फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा, वही टैक्टिक हम फॉलो करेंगे कि नेट फोर्स इक्वल्स टू T माइनस W2। ऐसा हमने क्यों किया? हमने पीछे पढ़ा था कि हम जो चीज़ ग्रेटर होती है उसमें से छोटी वाली चीज़ को सेपरेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे टेंशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू W2, तो हमने T में से W2 को सेपरेट करवा दिया। फोर्स को हम F2 से यहाँ पे डिनोट करेंगे। T एज इट इज़ रहा, माइनस भी एज इट इज़ रहा, और वेट का फॉर्मूला होता है, W का फॉर्मूला होता है mg। क्योंकि हम यहाँ पे W2 की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे m2g लिख दिया। फोर्स F2 के बराबर होती है, F2 के बराबर है इस केस में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। तो यहाँ पे m ने m2a लिखा, T एज इट इज़ रहा, माइनस का माइनस भी एज इट इज़ रहा, m2g भी एज इट इज़ रहा। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन है m1a माइनस जी माइनस टी, दूसरी इक्वेशन है आपके पास m2a t माइनस m2g। दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करवाया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमें एक्सेलरेशन की और टेंशन की डेरिवेशन निकालनी है, एक पर्टिकुलर फार्मूला बनाना है। अगर दो बॉडीज वर्टिकली हैंग हुई हो, अगर दो बॉडीज वर्टिकली हैंग हुई हो तो उस पर्टिकुलर केस में टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम ये डिराइव कर रहे हैं। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाया, m1 a इक्वल्स टू m1g माइनस टी, m2 a इक्वल्स टू t माइनस m2g। हमें दोनों को ऐड करवाना है। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों को ऐड करवाया, m1a प्लस m2a। यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं इसलिए हमने प्लस लिखा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं t के साथ यहाँ पे माइनस लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। किसके साथ? इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे t के साथ प्लस है। प्लस और माइनस कैंसिल। m1g, ये रहा m1g, और m2g, ये रहा m2g। इसके साथ माइनस था, हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सेलरेशन दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है, आपने इसको बाहर निकाला, ए आप बाहर निकाल चुके हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा? m1। प्लस का प्लस एज इट इज रखा आपने, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा? m2। इक्वल भी आपने एज इट इज रखा। जी आपके पास दोनों में आ रहा है तो आपने कॉमन निकाला, m1 यहाँ पे आपके पास बचा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा? m2, क्योंकि आप जी तो बाहर निकाल चुके हैं। अब आपने यहाँ पे क्या किया? आपको किसका फॉर्मूला निकालना था? आपको निकालना था एक्सेलरेशन और टेंशन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए फॉर एक्सेलरेशन, तो आपने एक्सेलरेशन को एज इट इज छोड़ा, m1 प्लस m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, आप उधर ले गए डिवाइड में, m1 माइनस m2g, m1 माइनस m2g एज इट इज रहा, बस ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसको दूसरी साइड पे ले गए, तो ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हमें कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है? टेंशन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उन्हीं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करवाएंगे। पहली इक्वेशन थी m1 इक्वल्स टू m1g माइनस टी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? m2 इक्वल्स टू t माइनस m2g। दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड करवाया। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास यहाँ क्या बचा? m1 नीचे m2, और ऊपर m1g माइनस टी, यहाँ पे t माइनस m2g। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस m2g, ये रहा m1, ये उस साइड से मल्टीप्लाई होगा और ये इधर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 t माइनस m2g, और m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m2 मल्टीप्लाई बाय m1g माइनस टी। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे ही देख सकते हैं कि ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m1 t से मल्टीप्लाई होगा तो m1 t आ जाएगा, m1 m2g से मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस एज इट इज रहा। m2 m1g से मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g, और m2 t से मल्टीप्लाई हुआ तो m2 t आ गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें
कि हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर टी को एक साथ कर लिया। देखें टी इसके साथ था, आप इसको इधर ले आए, माइनस का था, इधर आके ये प्लस का हो गया। ये पूरा हमने यहाँ से इधर लेके आ गए स्टेप में। और ये पूरा यहाँ पे हमारे पास माइनस का मतलब ये जी की वैल्यू थी, जी को हमने एक जगह कर दिया, ये रहा जी और एक ये रहा जी। एक जी तो यहाँ पे पहले से था, ये रहा, और ये माइनस का था, उस साइड पे जाके प्लस का हो गया। अब आप ये देख सकते हैं M1 M2 G, M1 M2 G 2 दफ़ा है, तो आपने यहाँ पे 2 M1 M2 G कर लिया। यहाँ पे T 2 दफ़ा है, आपने T को कॉमन निकाला, M1 ये रहा M1, M2 ये रहा M2, T को आप बाहर कॉमन निकाल चुके हैं। M1 प्लस M2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 M1 M2 G के साथ डिवाइड हो गया M1 प्लस M2। तो ये हमने एक्सीलरेशन और टेंशन की डेरिवेशन डिराइव कर ली है।